एक ऐसा भयावह और काला इतिहास जिसने भारत को नोच खाया। मैं उस इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। मैं इस कहानी की शुरुआत 1940 से करता हूं, जब मुस्लिम लीग ने भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की। उस समय मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को छोड़कर किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 2-3 साल में ही स्थिति बदल गई और पाकिस्तान की बात हर जगह होने लगी। पाकिस्तान बनाने के लिए जरूरी सारे मोहरे आजमाए जा रहे थे। उसी समय हिंदू शेड्यूल कास्ट राजनीति भी उफान पर थी। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन बनाई। मैं फेडरेशन के सबसे प्रभावी नेताओं में से था। जहां डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग जीवन धाराएं मानते थे और कहते थे कि इस्लाम की नजर से एक सच्चा मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि और किसी हिंदू को अपना भाई बंधु नहीं मान सकता, मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग था। मैं समाज को केवल राजनीतिक और आर्थिक आधार पर देखता था। मैं मानता था कि क्योंकि अधिकतर शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू जातियां और मुसलमान आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक समान हैं। दोनों मिलकर एक राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। शायद मेरी इसी सोच को जानकर उसका फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। 1943 में मुस्लिम लीग ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैंने अपने सारे एमएलएज के साथ लीग का समर्थन कर दिया। मुस्लिम लीग के नेता मुझे आश्वस्त करते रहे कि पाकिस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट हिंदुओं को सामान्य से भी ज्यादा अधिकार होंगे। तथापि मैं समझता था कि पाकिस्तान की मांग केवल सौदेबाजी के लिए है। मुसलमान देश को तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसी सब घटना चक्र में 16 अगस्त 1946 का काला दिन आ पहुंचा, जब मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन किया। हिंदुओं का भयानक नरसंहार हुआ। गुस्साए हिंदुओं ने मुझे मुस्लिम लीग से अलग होने को बोला, लेकिन मैंने न केवल समर्थन जारी रखा, मैंने शेड्यूल्ड कास्ट हिंदुओं को दंगों से अलग रहने को बोला। इससे हिंदुओं का नरसंहार आसान हो गया। अक्टूबर में नोवाखाली में डायरेक्ट एक्शन हुआ। मेरी खुद की जाति सहित शेड्यूल्ड कास्ट के हजारों हिंदू मारे गए। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन और हिंदू महिलाओं के बलात्कार हुए। इतना ही नहीं, दंगों के बाद मुस्लिम लीग के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए मैंने समर्थन भी जुटाया। बंगाल जलता रहा, लेकिन मैं मुस्लिम लीग का साथी बना रहा। 14 अगस्त 1947 का दिन भी आ ही पहुंचा, जब मेरी राजनीतिक समझ के विपरीत मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने में सफल हो ही गई। भीषण हत्याकांड हुआ। देश भर के हिंदुओं ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैं लीग और पाकिस्तान के साथ बना रहा। मुझे पाकिस्तान के कानून मंत्री का पद भी मिला। मैंने शेड्यूल्ड कास्ट हिंदुओं से पाकिस्तान में आस्था रखने की अपील की, जिसे मुझ पर विश्वास करके लोगों ने माना भी। लेकिन इसके बाद इस्लामिक पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आया। सारे वादे ठुकरा दिए गए। हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। हिंदू महिलाओं के बलात्कार, घर जायदाद लूटना, जबरन मुसलमान बनाना आम बात हो गई। मैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की बात उठाने लगा तो मुस्लिम नेता और उलेमा मुझे अपने रास्ते का कांटा समझने लगे। फिर भी मैं पाकिस्तान सरकार को बचाने के लिए झूठे और आधे सच वाले बयान देता रहा। चारों ओर हिंदू मारे जा रहे थे। हिंदू औरतों को पाकिस्तानी फौज और पुलिस रात में अपनी हवस का शिकार बनाती। सबसे बुरा हाल मेरी अपनी जाति का हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं किया था। मैं जब गांव के दौरों पर निकलता तो हिंदुओं के कंकालों को कुत्ते और गिद्ध नोचते नजर आते। सिर्फ 10 फरवरी 1950 को ही ढाका में 10,000 हिंदू इसलिए मार दिए गए क्योंकि असेंबली में कुछ हिंदू विधायकों ने वॉकआउट किया। वो सब मेरे सामने ही हुआ। मुझे समझ आ गया कि इस्लामिक पाकिस्तान में हिंदू काफिर जिम्मी से ज्यादा कुछ नहीं है। काश मुझे ये बात तब समझ आ जाती जब डॉक्टर अंबेडकर ने एकदम खुलकर और साफ शब्दों में कही थी। लेकिन तब मुझे समाज का सांस्कृतिक पहलू नजर नहीं आता था। समाज को केवल राजनैतिक और आर्थिक चश्मे से देखने की आदत थी। बहरहाल अपना सब कुछ लुटाकर 8 अक्टूबर 1950 को मैं पाकिस्तान में अपना इस्तीफा देकर अपने देश भारत लौट आया। लेकिन छोड़ आया उन हिंदुओं को मरने और बदतर जीवन जीने के लिए जो मेरे मिथ्या स्वप्न की भेंट चढ़ गए।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।